कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो क्वेश्चंस उनको करने के लिए जो तैयारी चाहिए वो मैं आपको कलेक्टिवली एक बार के लिए बताता हूं कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके पास में रेडी होने चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले तो है मिरर फॉर्मूला। जो मिरर फॉर्मूला होता है ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन कन्वेंशन के साथ में यूज करना है। कि जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी है? पोल से। ये है आपका ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी बच्चों? u। मान लीजिए कि इमेज बनी तो ये जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगी? v। और ये फोकल लेंथ ये क्या कहलाएगी? f। ठीक है, साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना। अगर रेज लेफ्ट टू राइट आ रही है और आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो डिस्टेंसेस को नेगेटिव में लेना। अगर रेज लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और आप भी मेजर करने के लिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिस्टेंसेस को कैसे लेना? पॉजिटिव लेना। ये तो जैसे कॉनकेव मिरर था। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात हो तो जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, रेज ऐसे आ रही है, डिस्टेंसेस कहां से मेजर करोगे? पोल से मेजर करोगे। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो आपको हमेशा कैसे लेनी होती है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होनी है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। ये एक विशेष ध्यान रखना। ये आपका मिरर फॉर्मूला हुआ। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन का। जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इसका फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन = साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u = f अपॉन f - u = f - v अपॉन f। आपको कुछ भी रखना है वो विद प्रॉपर साइन रखना है। सो आर यू रेडी? अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियोस जरूर देखिए। मैंने उनके अंदर पूरा डिराइव किया है, ये फॉर्मूला पूरा समझाया है कि साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करना है। ये सारे टूल्स अगर आप लोगों के साथ में हैं तो अब हम तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियोस में एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के, रियल ऑब्जेक्ट के, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, रियल इमेज के, वर्चुअल इमेज के, हर प्रकार का क्वेश्चन है। आप जरूर देखिएगा, मिरर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों के। कुछ बहुत ही खास बातें बताने वाला हूं बच्चों मैं आपको मिरर और उसकी इमेजेस से रिलेटेड। पहली बात यह है कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट रियल होगा, अगर ऑब्जेक्ट रियल है और कोई मिरर उसकी इरेक्ट इमेज बना रहा है, मतलब सीधी इमेज बना रहा है, तो वो इमेज हमेशा क्या होती है? वर्चुअल होती है, ऑलवेज वर्चुअल होगी। अगर इरेक्ट इमेज बनेगी तो वो हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल होगी। जबकि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? रियल। जैसे मैं 3 टाइप के मिरर मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इन तीनों ही मिरर में अगर मैं 3 केसेस लेता हूं, देखो मैंने ऑब्जेक्ट को कैसा लिया है? रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। तो उसकी इमेज कैसी बनती है बच्चों? वर्चुअल बनती है। ये वर्चुअल इमेज है और इसके लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है? +1 होता है। तो इमेज जब इरेक्ट बन रही है तो कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। किसके लिए बच्चों? प्लेन मिरर के लिए। अगर मैं कॉनकेव मिरर लेता हूं तो कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। और हमेशा कैसी बनती है बच्चों? बड़ी इमेज बनती है। मैग्निफिकेशन >1 होता है और कैसा आता है? प्लस आता है। देखो इसमें भी वर्चुअल, इसमें भी वर्चुअल, इसमें भी इरेक्ट, इसमें भी इरेक्ट। लेकिन अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर लिया है तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनती है, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट से कैसी बनती है? छोटी बनती है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एक खास बात कि अगर आपकी इरेक्ट इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है और आपको पहचानना है कि वो मिरर कौन सा है, तो ध्यान में देने वाली बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की इमेज बन रही है तो वो प्लेन मिरर है, अगर उससे बड़ी इमेज बन रही है तो कॉनकेव मिरर है, और अगर उससे छोटी इमेज बन रही है तो कॉन्वेक्स मिरर है। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं इमेज को देखकर कि जो मिरर यूज किया गया है वो कौन सा है। दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट रियल है और उसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है,
तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि इन्वर्टेड इमेज जब भी बनेगी तो वो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज और जो रियल इमेज होती है वो केवल और केवल कॉनकेव मिरर के अंदर बनती है। जैसे जब भी बनेगी तो कैसे बनेगी, कॉनकेव मिरर में। और कॉनकेव मिरर में जो इमेज होगी वो छोटी, बड़ी और बराबर कैसे भी बन सकती है। जैसे ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज क्या बनती है बच्चों, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है और ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। m इज लेस देन 1, माइनस क्यों लगाया, इन्वर्टेड के लिए, छोटी है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनती है, m इज इक्वल टू 1 होता है। इन्वर्टेड होता है तो माइनस। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन बड़ी इमेज बनती है, m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब हमने देखा कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो भी बराबर, छोटी या बड़ी कैसे भी बन सकती है, लेकिन मिरर क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो वो केवल कहाँ पर मिल सकती है, कॉनकेव मिरर में मिल सकती है। ये फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे जिससे कि क्वेश्चंस करते समय आपका टाइम बच सके। मिरर का कोई भी छोटे से छोटा पार्ट भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाता है बच्चों। ये जो मैंने मिरर लिया है, अगर मैं इस मिरर में पूरा पार्ट ले लूं या फिर इसका एक छोटा सा एक हिस्सा ले लूं तो दोनों ही कंप्लीट इमेज बनाते हैं। अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का जवाब दे पाएंगे कि बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि अगर हम किसी मिरर का कुछ पार्ट ब्लैक पेंट कर दें या फिर इसके आगे कोई काला कपड़ा लगा दें तो इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इमेज जहां पर बननी थी वहीं पर बनेगी, उसकी लोकेशन पे, उसकी जो पोजीशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि देखो, जैसे मान लीजिए अभी पूरा मिरर है तो इस पूरे मिरर के पास में इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल कर जा रही हैं और जब ये रेज रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो क्या बनाएंगी, इमेज बनाएंगी। अगर मैं इसका कुछ पार्ट ब्लैक पेंट से इस तरह से रंग देता हूं या फिर काला कपड़ा लगा देता हूं तो इमेज फॉर्मेशन में ये वाली रेज पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी क्योंकि ब्लैक कलर इनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। केवल इन्हीं से इमेज बनेगी और जितनी कम रेज से इमेज बनेगी, इमेज की इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो ध्यान रखिएगा, काला कपड़ा लगाने पर या ब्लैक पेंट कर देने पर इमेज की लोकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलावा किसी और दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। कि मैंने जैसे ये एक मिरर लिया, ऐसे रखा या फिर ऐसे रख दिया, कैसे भी रख दिया, इसकी जो इमेज है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है और हम एक्सपेरिमेंट एयर में कर रहे हैं। अगर मैं इस पूरे अपरेटस को पानी में डुबो देता हूँ तो भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इमेज की लोकेशन वही रहेगी क्योंकि फोकल लेंथ नहीं बदली है, ठीक है। आप किसी भी मिरर को किसी भी मीडियम में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए या किसी भी ऑयल में डाल दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इमेज की लोकेशन पे। लेकिन आगे हम जब लेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, लेकिन मिरर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो मिरर के अंदर इमेज की जो पोजीशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इसको पानी में डुबो दो या किसी दूसरे मीडियम में डुबो दो। बच्चों स्फेरिकल मिरर्स के लिए जो मिरर फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लेन मिरर ले लेता हूं, अगर मैं प्लेन मिरर ले लेता हूं तो प्लेन मिरर का मतलब हो गया ऐसा मिरर। तो प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है तो फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का आधा, मतलब फोकल लेंथ भी कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले में फोकल लेंथ की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देता हूं तो 1/v + 1/f, 1/v + 1/u = 1/f, f की वैल्यू 1/∞, 1/∞ का मतलब 0, 1/v = -1/u, इसका मतलब v = -u। v = -u का मतलब ये हुआ कि बच्चों जितना u होगा उतना ही v होगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है तो इमेज भी मेरी इतनी ही बनेगी, लेकिन किधर बनेगी, अपोजिट साइड में बनेगी, तो इस तरफ ये v मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो v भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जो साइन u का है उसका अपोजिट साइन किसका है, v का है। तो इमेज कैसी बनेगी मेरी, वर्चुअल और मिरर के पीछे की तरफ। ध्यान रखिएगा प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी और फोकल लेंथ भी कितनी होती है, इन्फिनिटी,
प्लेन मिरर के लिए। और कॉनकेव मिरर अगर जब मैं लेता हूं तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। और जब मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता हूं तो उसकी फोकल लेंथ कैसे होती है, पॉजिटिव। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ा इफेक्ट डालती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है न्यूटन्स फॉर्मूला। बच्चों न्यूटन्स फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि वैसे तो मिरर में सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, पोल से। लेकिन अगर डिस्टेंसेस पोल से मेजर न की जाएं, डिस्टेंसेस अगर हम लोग फोकस से मेजर करें, तो फिर फॉर्मूला कैसे बदलेगा। जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला कहेंगे। और जरा देखिए कैसे ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करें। ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहां पर मान लीजिए इमेज बन रही है। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको मैं इमेज डिस्टेंस बोलता हूं, पोल की यहां से। और जो इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसे मैं v कहता हूं। ये जो डिस्टेंस है ये f है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से मेजर किया जाए और मान लीजिए कि डिस्टेंस कितना हो x1, और फोकस से इमेज का जो डिस्टेंस है वो x2 मेजर किया जाए। ध्यान रहिए रियल इमेजेस के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। x1 तो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस और x2 है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। ठीक है, अब अगर मैं u लिखता हूं तो देखो u कितना होगा। u में लिख सकता हूं, देखो यहां से यहां तक तो f और यहां से यहां तक x1, तो f प्लस x1। साइन क्या लगाऊंगा, माइनस, क्योंकि रेज आ रही है लेफ्ट टू राइट और हम मेजर करने के लिए जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। v अगर मेरे को लिखना हो तो v में लिखूंगा f प्लस x2 विद माइनस साइन। फोकल लेंथ क्योंकि मैंने कॉनकेव मिरर लिया तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है और इसमें वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। इसकी वैल्यू माइनस f प्लस x2, इसकी वैल्यू माइनस f प्लस x1 और ये माइनस है। देखो माइनस से माइनस सारे कट जाएंगे और 1/f प्लस x2 प्लस 1/f प्लस x1 इज इक्वल्स टू 1/f आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, f प्लस x2 f प्लस x1, तो यहाँ पर हो गया f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1/f। ये हो गया 2f प्लस x1 प्लस x2। f को मैं इधर ले गया और इसको इधर ले गया, f प्लस x2 f प्लस x1। इन्हें सॉल्व किया बच्चों तो ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस x1f प्लस x2f इज इक्वल्स टू f स्क्वायर प्लस fx1 प्लस x2f प्लस x1 x2। देखो x2f से x2f कैंसिल हो गया, x1f से x1x कैंसिल हो गया, ये f स्क्वायर इधर आ गया, तो x1 x2 इज इक्वल्स टू हो गया f स्क्वायर एंड f इज इक्वल्स टू हो गया रूट x1 x2। यही क्या है बच्चों, न्यूटन्स फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाए, फोकस से मेजर की जाए। बच्चों किसी स्फेरिकल मिरर के लिए 1/v और 1/u के बीच में जो ग्राफ है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये कैसे बनता है पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो मिरर फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। मैंने 1/v को कहां पर लिया है, y एक्सिस पे, 1/u को कहां पे लिया है, x एक्सिस पे, और 1/f क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो y प्लस x इज इक्वल टू c, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस c। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ बनेगा बच्चों। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है, इस शेप का होता है। ठीक है, तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ बनेगा। किसी स्फेरिकल मिरर के लिए v और u में ग्राफ बनाना है बच्चों। v तो क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। इनके बीच में ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएं। आप लोग जानते हो कि कभी भी जब ग्राफ बनाना होता है तो हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत होती है। उन पॉइंट्स को मिलाने के बाद में एक प्रॉपर शेप बन जाता है और ग्राफ निकल कर आता है। जरा देखें, आप लोग जानते हैं कि बच्चों अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं तो इमेज कहां पर बनती है, इन्फिनिटी पे। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लूं तो इमेज कहां पर बनती है, फोकस पे। बस इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अगर मैं u की वैल्यू f के बराबर लूंगा तो इमेज कहां पर मिलेगी मुझे, इन्फिनिटी पे। और अगर जब v की वैल्यू f के बराबर होगी तो इमेज कहां पर मिलेगी, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं इस ग्राफ के, तो जो ग्राफ का जो शेप होता है वो लगभग ऐसा बनता है, हाइपरबोला, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है बच्चों।
ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं बच्चों, इन सभी पॉइंट्स को आप दोबारा से देखना है ना, कंप्लीट वीडियो को। ये पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे। तो ये जो मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये आपके जो टाइम है ना क्वेश्चंस को करने का, उनको काफ़ी कम कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और एग्जाम में तो कई बार ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी पॉइंट्स बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे वीडियोस के साथ में और मेरे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, जिससे कि जो भी मैं अच्छे अपडेट्स इसके ऊपर डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच, कीप इन टच।